absorption and absorption are occurring simultaneously or in the same surface or on the same body. It's called, that process is called as sorption. For example, now see this. What is this, beta? There is a surface and there are particles coming and settling on Adsorption. the surface. This is adsorption. अच्छा, पीयूष, मेरे को एक दो नाम ही याद है, तो बार-बार मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, I'm so sorry. पीयूष, इसमें आपको तीन कलर दिख रहे हैं, ठीक है? पिंक, रेड एंड ऑरेंज. Am I right? Yes. अच्छा, ऑरेंज क्या है बेटा? ऑरेंज को मैं क्या बोलूंगा? Adsorbent. Excellent. और पिंक और रेड वाले को क्या बोलूंगा? Adsorbent. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ये जो पिंक और रेड है, what is red signifying? What is the meaning of this surface. red layer? Very surface. good, very good, excellent. That is the boundary, that is the surface of that adsorbent. याद है बच्चे सब लोग, हमने कल किया था ये? Yes. Yes. हाँ. अभी ये जो प्रोसेस हमारे सामने हो रहा है, this is adsorption. बट अभी थोड़ी देर बाद देखो, these substances are passing through the bulk. एड्सॉर्बेंट था, वो एड्सॉर्बेंट के बल्क में आ गया, तो अभी पहले एड्सॉर्प्शन हुआ, फिर एब्सॉर्प्शन हो गया. सर. हाँ बेटा, हाँ बेटा. सर, जो एड्सॉर्बेंट है उसके कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे रहेंगे कि नहीं? कुछ पार्टिकल्स रहेंगे और ज्यादातर पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे, ऐसा. ठीक है? ओके बेटा? Yes. So this process is called as sorption. ये देखो, this is an example of sorption. Dying of fiber. Dying of fiber मतलब फाइबर जब मरता है, right बेटा? No. नहीं. What is the meaning of dying of fiber then? Coloring. Very good, very good. Coloring of fiber. Dying of fiber means coloring of fiber. बेटा, मतलब लड़कों को तो खैर ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, बट लड़कियों को नॉलेज होगा अबाउट द डिफरेंट कलर्स ऑफ दुपट्टा, राइट बेटा? अलग अलग कलर का कॉटन का दुपट्टा होता है, तो कहीं ग्रीन, कहीं ऑरेंज, कहीं व्हाइट, कहीं ब्लू, कहीं पिंक, कहीं रेड एंड ऑल. तो ये सब कपड़ा नॉर्मल कलर प्योर व्हाइट रहता है सब कपड़ा, ठीक है? तो ये कपड़े को, ये फाइबर को वी डाई, उस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइंग, ठीक है? The cloth, the fiber is dyed and the color is introduced inside that fiber. अभी वो फाइबर में ऊपर भी कलर रहता है और अंदर भी कलर रहता है, ठीक है? तो कलर के पार्टिकल्स सरफेस पे भी है और कलर के पार्टिकल्स बल्क में भी है वो फाइबर. सर ग्राउंड भी है ना? ग्राउंड यू टॉकिंग अबाउट सॉर्प्शन का एग्जांपल? यस बेटा, करेक्ट. दैट इज द नेचुरल एग्जांपल ना बेटा, राइट? मैं सॉर्प्शन का यूजेस का बात कर रहा हूँ. तो ये डाइंग जो होता है ना, डाइंग ऑफ फाइबर, दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ सॉर्प्शन. But what you are saying, ground, it's a very good example of sorption, a natural example of sorption in nature. पानी सरफेस पे भी रहता है, पानी अंदर भी जाता है, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर भी रहते हैं और अंदर भी जाते हैं, राइट बेटा? यस. या कलर इसके ऊपर भी रहता है और अंदर भी जाता है. Now we have to look at the important aspect of adsorption. Remember yesterday मैंने बोला था depends on temperature and absorption is independent of temperature, right? So now let us discuss how does adsorption depend on temperature. और अगर हम लोग scientific language की बात करें तो what is the thermodynamic aspect of adsorption? Thermodynamic is that branch of science or that branch of chemistry which deals with heat. Okay, there is a full-fledged big chapter on thermodynamics in 12th standard for you. It's a very important and a very interesting chapter. ठीक है? बहुत अलग-अलग चीजें हमको पता चलेंगी, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S and so many different types of internal energies. तो उसका थोड़ा-थोड़ा सा अपन हिंट यहाँ पे लेंगे, बाकी उसको डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं. अभी we are going to see the thermodynamic aspect of adsorption. तो जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या इतना बड़ा नाम है thermodynamic, thermodynamic is that branch of science which deals with heat, study of heat and effects of heat, different processes. Adsorption is a process.
तो अभी देखते हैं। किसका नाम लो? वेदांत. Is there a Vedant in the class? There is no Vedant. Oh, no. अच्छा, ये कौन नो बोला? Shubham. शुभम. शुभम, ये पिंक Yes. पार्टिकल्स और येलो सरफेस व्हाइट सरफेस दिख रहा है तुमको? Yes. तो इनका नाम बताओ, क्या बोलेंगे हम लोग? Absorbate and absorbent. वेरी गुड बेटा. कौन एड्सॉर्बेट है और कौन एड्सॉर्बेंट है? Absorbent surface है और absorbate वो molecules. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखो, these are the molecules of adsorbate and this is the surface of the adsorbent. Now this is a process beta. This is a process. The particles, the molecules of the adsorbate, thus they are settling on the surface of the adsorbent. ये पूरा एक process है. Process can be physical, process can be chemical, right? अच्छा, there is some change in energy associated with each process. अभी प्रोसेस क्या होता है बेटा? प्रोसेस मैंने जैसे अभी आपको बोला, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल. मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो भी प्रोसेस होता है, कोई फिजिकल चेंज होता है वो भी प्रोसेस होता है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज बेटा? एनीवन? Breaking of glass. Very good. Breaking of glass is a physical change. That is more of a mechanical change rather. Any other example? Boiling of water. Excellent, excellent. Boiling of water. Boiling of water में क्या physical change हो रहा है बेटा? Water to steam. water to vapor. Excellent बेटा, excellent. Can I say melting of ice is also a physical change? Yes. 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 Very good, very good. ठीक है. अभी देखो बेटा, ये इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? वाटर का जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो H2O ही है, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है. बट वो प्रोसेस में देयर इज अ चेंज इन हीट, देयर इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. ठीक है? तो हर एक सब्सटेंसेस का अपना खुद का एनर्जी होता है. अब ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स है एड्सॉर्बेट का और जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है, ये लोग फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं. ये लोग फिजिकली कांटेक्ट में क्यों आ रहे हैं बेटा? बिकॉज सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है उसका अनबैलेंस्ड फोर्स है. वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण वो क्या कर रहे? वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर आकर्षित कर रहे. ये प्रोसेस करने में ना द चेंज इन एनर्जी delta H. Delta means change and H means enthalpy. एंथैल्पी क्या होता है ये आप 12th में पढ़ोगे. अभी के लिए एंथैल्पी इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इतना दिमाग में रखना. ठीक है? एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, देन गिब्स फ्री एनर्जी होता है. ये अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं. बट अभी के लिए फॉर 11th स्टैंडर्ड कीप इट इन योर माइंड दैट H means enthalpy, enthalpy means energy. Okay बेटा? H means enthalpy and enthalpy is nothing but energy. Delta H का मतलब क्या हो जाएगा? Change in enthalpy. Delta here is showing that there is a change in enthalpy. अभी for adsorption जो हम लोग अपने सामने देख रहे हैं अभी, that the molecules of adsorbate are coming and settling on the surface of the adsorbent. ये process के अंदर the change in enthalpy, the change in energy is negative. अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो. For this process, delta H is negative. सर नेगेटिव क्यों होता है? हाँ वही देखेंगे बेटा. Delta S. Delta means what beta? Change. And Change. S means what? Entropy. S means entropy. अभी एंट्रोपी का मतलब क्या होता है ये भी अपने को 12th में है, बट आई विल गिव यू अ स्मॉल आइडिया अबाउट एंट्रोपी एनर्जी. एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के अंदर कितना मूवमेंट है उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट पर्टिकुलर सिस्टम. अभी ये एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मिलकर के सिस्टम बना रहे बेटा. ये हर एक सिस्टम के अंदर प्रोसेस होता है.
ये सब आप डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो. व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ सराउंडिंग, व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सिस्टम, सराउंडिंग और इसका प्रोसेस का. ठीक है, अच्छे से समझना बेटा. सब लोग के घर में चाय बनती है. Yes. वेरी गुड. हाँ, तो अभी बेटा गैस, बर्तन, पानी, चाय पत्ती, दूध, शक्कर एंड हीट, ठीक है, उससे चाय बनती है. Yes. रॉ मटेरियल होता है, चाय बन रही है. चाय जो बन रही है दैट इज अ प्रोसेस Yes. because heat is being Yes. supplied and water is boiling and milk is mixing and tea is Yes. giving out its flavor and sugar is dissolving and giving its Yes. sweetness and all those things. That process is happening. Okay. Yes. Acha. That is a system where this is happening. वो कहाँ पे हो रहा है? वो किचन में हो रहा है. किचन इज द सराउंडिंग. किचन उसके लिए क्या है? सराउंडिंग है. गैस और बर्तन पे चाय बनना, दैट इज द सिस्टम वेयर द रिएक्शन इज हैपनिंग. रिएक्शन कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल. ठीक है, इसलिए मैं उसको प्रोसेस बोलूंगा. वो जो चाय का प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस. वो कैसा प्रोसेस है बेटा? अभी वो डिटेल में नहीं घुसता, अभी प्रोसेस है. ठीक है, वो प्रोसेस है. वो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? किचन के अंदर हो रहा है. तो वो सिस्टम है. वो सिस्टम के आसपास जो भी रहेगा जहां से उसको एनर्जी मिल रही है, फिर वो जहां एनर्जी दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, किचन कहाँ पे है? किचन घर में है. घर कहाँ पे है? बिल्डिंग में है. बिल्डिंग कहाँ पे है? सोसाइटी में है. सोसाइटी कहाँ पे है? Earth. एरिया में है. राइट. एरिया कहाँ पे है? कल्याण में कल्याण है. में. कल्याण कहाँ अर्थ पे में. है? महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र कहाँ पे है? India. इंडिया इंडिया में. में है. इंडिया कहाँ पे है? एशिया में Earth. है. Earth. एशिया में कहाँ पे है? ये कौन हार्ट Earth हार्ट पे. कर रहे हो भाई? देशभक्त 15 अगस्त चला गया. ठीक है, ये Solar system. एशिया. एशिया कहाँ पे है? वर्ल्ड में. अर्थ पे. वर्ल्ड में. हाँ, World solar system में. हाँ, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है. बट सोलर सिस्टम अपने लिए, यूनिवर्स. बट हाँ बेटा, मिल्की वे विल गो टू एलियंस देन. ठीक है ना. तो थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम बढ़ रहा है. अभी मेरा जो चाय बना रहा हूं मैं, दैट इज माय सिस्टम. द किचन इज इट्स सराउंडिंग एंड द बिल्डिंग इज द यूनिवर्स. सिंपल. ठीक है, समझ गए बेटा तुम? Yes. सिस्टम प्लस सराउंडिंग will give me the universe. Simple as that. मैं चाय बनाया. चाय बनाना इज द प्रोसेस. प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? सराउंडिंग में हो रहा है. सराउंडिंग क्या है? किचन. सराउंडिंग किस में है? घर में है. घर क्या है? यूनिवर्स. खत्म. यूनिवर्स के अंदर सिस्टम, सॉरी, यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर सिस्टम, सिस्टम के अंदर प्रोसेस. प्रोसेस. समझ गए सब लोग? यस. अच्छा, प्रोसेस कैन बी फिजिकल, प्रोसेस कैन बी केमिकल. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा फिजिकल प्रोसेस का एग्जांपल दे रहा है. द प्रोसेस का एग्जांपल इज आई हैव अ सरफेस एंड देयर इज अ एडसॉर्बेंट. देयर इज अ एडसॉर्बेंट, देयर इज अ एडसॉर्बेट and the adsorbate molecules are coming and settling down on the surface. ये बेटा adsorbate जो molecules हैं, ठीक है, ये जो molecules हैं, जब ये हवा में डोल रहे थे, इनके पास ज्यादा एनर्जी था. Yes. Yes. इनके पास ज्यादा एनर्जी था. जब ये सेटल हो गए, इनका एनर्जी कम हुआ, तभी कम हो सेटल गया. हुए ना बेटा ये. यस. Yes. किसी ने मुझसे पूछा डेल्टा एच नेगेटिव क्यों है? आंसर मिला बेटा? Energy low होना. हाँ बेटा, तो इसलिए नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब वो कम हो रहा है. ओके बेटा? किसी ने तो पूछा था ना भाई. किसने पूछा था? पीयूष, तुमने शुभम. पूछा था. शुभम. शुभम ने पूछा था. अच्छा. I don't know, I'm having a slight chest pain since morning. So बात करते करते अगर मैं शांत हो जाऊं तो प्लीज एम्बुलेंस को फोन कर देना. पता चला मुझे हार्ट अटैक आ गया. ओके सर. अरे क्या ओके नालायक, ऐसा बोल कि नहीं होना चाहिए. ओके बोलता है नालायक. And delta S is nothing but the degree of randomness of the particle. मतलब randomness बोले तो उसके particles के अंदर कितना free movement है. That is delta S. Delta S is nothing but change in entropy. S is entropy. Entropy is nothing but the degree of randomness of the particles. Particle के अंदर कितना free movement है. ये बेटा adsorbate जब हवा में था तब उसके पास ज्यादा free movement था ना. यस. Yes. और जब वो नीचे बैठ गया सरफेस के ऊपर, सरफेस का मॉलिक्यूल से पहले से ही मूव नहीं कर रहा है और ये ऊपर का एडसॉर्बेट का मॉलिक्यूल्स भी नीचे बैठ गया और मूव नहीं कर रहा है. तो एंट्रोपी कम हुआ ना बेटा. Yes. तो कैन आई से डेल्टा H द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा S द चेंज इन एंट्रोपी बोथ आर बिकमिंग नेगेटिव.
Yes. 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 सगळ्यांना कळलं का हे कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. नहीं दी? ओके, Sir. ठीक है बेटा. Sir. हाँ बेटा बोलो. Sir. Repeat. आए. हेलो. Yes, sir. क्या बोल रही हो बेटा? आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है. Repeat कीजिए. तुम मतलब नशे में क्यों हो लेकिन? ओके. सर वो बोल रहे रिपीट कर. वो मैंने सुना, बट शी इज लाइक रिपीट कीजिए. सर ब्रेक हो रहा होगा. हाँ, अभी बरोबर होश आ गया इसको. ठीक है. तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं. प्रोसेस सिस्टम में हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग में है और सराउंडिंग यूनिवर्स में है. तो ये सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज एड्सॉर्प्शन. ये जो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आकर बैठ जाते हैं. अब जो मेरे एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स थे, वो फ्रीली मूव कर रहे थे. वो मूव क्यों कर रहे थे? बिकॉज उनके अंदर एनर्जी था. ठीक है. अच्छा, सॉरी, उनके अंदर एनर्जी था इसलिए वो मूव कर रहे थे. और क्या बोलते हैं, इसलिए उनके अंदर ज्यादा एनर्जी था. अब जब उसको सरफेस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो सेटल होने लगे, वो बैठने लग गए. वो उनका जो मूवमेंट था वो भी कम हो गया और सरफेस पे आकर के बैठ गए. अब H is nothing but enthalpy, is nothing but energy of the क्या बोलते हैं molecule, and S is nothing but entropy. Entropy is the degree of randomness in the particles, how freely particle can move. जब मेरा एड्सॉर्प्शन होगा, ये दोनों ही टाइप ऑफ एनर्जीज विल बिकम नेगेटिव बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग, ये कम हो रहे हैं. ऐसा बोला था मैं. ओके सर. अच्छा, अगेन आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. अभी बोलोगे ये क्या नया नया, कभी H बोल रहा है, कभी S बोल रहा है, कभी G बोल रहा है. G इज नथिंग बट गिव्स फ्री एनर्जी. ये कॉन्सेप्ट ना बेटा मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. अगर ये आपको ज्यादा दिमाग में नहीं बैठेगा तो ताप मत लेना, बिकॉज अपने को अगर मैं पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये पोर्शन में नहीं है. बट बेटा सिर्फ पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ा करो. अल्टीमेट आपको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो कभी कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो, थोड़ा अच्छा लगेगा. और चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया करो. ओके बेटा? Yes. हाँ. सो डेल्टा H सबको समझ में आ गया, डेल्टा S सबको नेगेटिव समझ में आ गया. अब डेल्टा G की बारी है. गिव्स फ्री एनर्जी. गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है. पहले इसका मतलब समझो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब किसी को पता है क्लास में? Continue. कंटिन्यूस. Continuous. कुछ भी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूस राइम करता है इसीलिए स्पॉन्टेनियस बोल दिया उसको. सडन से होता है. ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट फटक से होता है. ऑन द स्पॉट फटक से होता है. Suddenly. सडनली होता है. अच्छा, ओके. आई एम Not लाइकिंग हाउ planned. यू आर आई एम लाइकिंग हाउ यू आर क्या बोलते हैं, रिलेटिंग द वर्ड्स, व्हिच इज गुड, व्हिच इज नाइस दैट यू ऑल आर गिविंग इट अ ट्राई. बट मोस्ट ऑफ दीस वर्ड्स आर वेरी मच क्लोज टू द स्पॉन्टेनियस वर्ड. सडनली होता है. Behavior. सडनली होता है, Behavior. अचानक से. बेटा सडनली का हिंदी वर्ड Behavior. Without planning. विदाउट Not प्लानिंग planned. होता है. Not planned. Behavior. स्वाभाविक. बेटा यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है कि फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है? प्रोसेस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस का मतलब एक्चुअल केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है? I'll tell you. There are two types of processes, spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous processes are those processes in which there is no requirement of any external energy for the process to occur. And non-spontaneous processes में there is requirement of external energy for the process to occur. अगर बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं होगा. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बाहर का एनर्जी नहीं मिलेगा तो भी प्रोसेस होगा. थोड़ा थोड़ा समझा? सर रिपीट करो. मैं रिपीट करूं? मेरे को यानी ऐसी हर टैग आ जाना है रिपीट करके, कोई बात नहीं. एग्जांपल देता हूं, छोड़ो डेफिनेशन बाद में देखेंगे. एग्जांपल देता हूं. बेटा सोडियम के बारे में पता तुम लोग को? इट रेडिली बर्न्स इन एयर. Yes. 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 अच्छा, और ऑक्सीजन रेडिली बर्न्स इन एयर क्या? No. No. No, it supports burning. वेरी गुड, इट सपोर्ट्स Yes, बर्निंग. supports burning. अच्छा.
अभी आपके घर में मोमबत्ती है, राइट, कैंडल है, तो वो Yes. कैंडल को आप बाहर निकालोगे तो अपने आप जलता है क्या बेटा? नो नहीं, No. स्टिक वगैरह से अपने को आग लगाना पड़ता, देना पड़ता है ना? यस अच्छा, अगर आप चाय मतलब चाय पत्ती सॉरी पानी, चाय पत्ती और दूध को बर्तन में डाल के गैस पे रख देंगे तो चाय बन जाएगा बेटा? नहीं नहीं। No. क्या करना पड़ेगा उसके गैस लिए? चालू करना गैस पड़ेगा। गैस जलाना चालू करना पड़ेगा। गैस जला बेटा, सिर्फ गैस चालू मत करना, चालू करिए जला देना, वरना पता चला चालू करके छोड़ दिया फिर बाद में तुम्हारा छोटा भाई बहन आकर के उसको चलाएगा तो हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होने को होना। तो इसीलिए गैस चालू करके उसको तुरंत जलाना होता है, मतलब मुझे उसको एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा, राइट? यस ये सोडियम जो है ना, सोडियम अपने आप बर्न करता है, उसको मुझे माचिस का तीली लगाने का जरूरत नहीं है। Sodium burning is called as a spontaneous process. It does not require any external energy for the process to occur. But making of the tea, burning of the light, burning of the candle, all these are non-spontaneous processes. They require external energy. समझा डिफरेंस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का? अच्छा, अब किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू शुड बी नेगेटिव। बेटा डेल्टा जी समझाने के लिए ना मेरे को और 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, तो डेल्टा जी के लिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड ही रखते हैं, 12th स्टैंडर्ड में डेल्टा जी को हम लोग समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि गिव्स फ्री एनर्जी एक कॉन्सेप्ट होता है। इट इज क्या बोलते हैं, इट इज अ वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट इज अ सम ऑफ एनर्जी व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ प्रोसेस। If this value is negative, then the process is spontaneous, and if this value is positive, then the process is non-spontaneous. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है बच्चे? ओके अच्छा, अब आप मेरे को बताओ एड्सॉर्प्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? सोच समझ के, डोंट जंप टू कंक्लूजन, थिंक अबाउट इट। स्पॉन्टेनियस, उसको एक्सटर्नल एनर्जी का जरूरत नहीं है, अपने आप जहां पे सरफेस दिखा ये जाके बैठ गया, है ना? यस यस स्पॉन्टेनियस। क्या बोल रहे हो बेटा? Any other rise? Any other opinions? You can speak better. There is no restrictions on speaking. There are no other opinions. Delta G must be negative. Delta G का ना एक इक्वेशन होता है बेटा, डेल्टा जी का इक्वेशन ऐसा होता है, गिब्स इक्वेशन का इक्वेशन ऐसा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच मेरे को पता है क्या है, डेल्टा एस मेरे को पता है क्या है, मैंने आपको अभी बताया। व्हाट इज टी बेटा? एक्सीलेंट, Thermodynamic. ना, टी इज नॉट थर्मोडायनामिक्स, टी इज टेम्परेचर बेटा, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा फॉर एड्सॉर्प्शन? Negative. सोच समझ के बेटा, आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, अगर अभी भी आप गलत बोलोगे मतलब मैथ्स आपका वीक है। डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आएगा? Excellent, very good, it is negative. Delta G is negative, that means adsorption is a स्पॉन्टेनियस spontaneous process, right? तो जो अपना my very intelligent student, बेटा मैं आपका नाम भूल गया बच्चे, आपके नाम के 2-3 लड़कियां और हैं क्लास में। शैरन ने बोला था इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, बिकॉज अगर मैं डेल्टा जी के फॉर्मूले में फॉर एड्सॉर्प्शन का जो डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू डालेगा तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना बेटा? डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव और डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है? डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। सो कह रहा है रिपीट करो, रिपीट। ओके, मैं रिपीट करता हूँ बेटा। फॉर एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है? वो भी नेगेटिव है।
नेगेटिव। है ना? मैंने ऊपर Yes. देखा, मैंने प्रूव भी किया कि भाई देखो इसका एनर्जी कम होता है जब वो सेटल डाउन होता है, और उसका मोशन भी कम हो जाता है जब वो सेटल डाउन होता है, मतलब डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। अब गिब्स का इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट अप करो, गिब्स का इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट अप करो। डेल्टा एच नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर्स ले लो, -7, ठीक है, डेल्टा एच -7, एंड डेल्टा एस का वैल्यू ले लो -2, ठीक है, और टेम्परेचर कुछ तो भी ले लो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो जो भी ये वैल्यू आएगा उसका जो सम आएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। Yes. आर यू श्योर? नो सर डेल्टा सर एच डेल्टा डिपेंड एस बड़ा करता है। रहेगा। अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो एस बड़ा रहेगा तो नेगेटिव हाँ। आएगा। एब्सोल्युटली, T into delta S एब्सोल्युटली। ज्यादा रहेगा तो तो पॉजिटिव है। मेरा एड्सॉर्प्शन, मेरा जो स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूं, इट विल डिपेंड उसका whether it is spontaneous or not। मैं अभी भी उसको ये नहीं बोल सकता हूं कि वो spontaneous होगा। क्यों? क्योंकि वो डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू पे डिपेंड करता है। बिकॉज फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो बीच में माइनस साइन आया बेटा, वो माइनस साइन और दूसरा डेल्टा एस का माइनस, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना, यस राइट? Yes. अगर टी डेल्टा एस, इफ टी डेल्टा एस इज बिगर देन डेल्टा एच, तब तो मेरा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। पर अगर टी Yes. डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच, तब मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होगा। समझ गए बेटा सब लोग? नॉर्मल Yes. मैथ्स था, सिंपल मैथमेटिक्स था। तो whether my process is spontaneous or not spontaneous, my process is spontaneous or not spontaneous, it depends on delta G value. Delta G value in turn depends on delta H and delta S, ठीक है? This is just some extra information. तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज लेट मी नो, बट आई डोंट थिंक सो कंफ्यूज हो गए। मैंने बहुत स्लोली आपको समझा दिया है क्या है क्या है, ठीक है बेटा? यस यस सर और एक बार रिपीट करो ना। देख बेटा, स्पॉन्टेनियस तक समझा ना तुमको, आपको? यस हाँ, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव होता है। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मेरे सब एड्सॉर्प्शन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना? मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता यस क्योंकि डेल्टा एस भी नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव होने के कारण टी डेल्टा एस जो है, ये जो टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। यस डेल्टा एस नेगेटिव है, टी डेल्टा एस के पहले माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यस है ना? हो जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एच से छोटा है तो इनका एडिशन नेगेटिव आएगा, बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव, यस राइट? उस वक्त मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। पर अगर टी डेल्टा एस इसका प्रोडक्ट डेल्टा एच से बड़ा है, तब मेरा प्रोसेस क्या होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके सर। पक्का? यस यस कोई भी डाउट मत रखना बेटा, कोई भी। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क। अभी देखो, डेल्टा एच ना इस इसका अच्छा खासा वैल्यू रहता है, मतलब सफिशिएंटली नेगेटिव रहता है, काफी नेगेटिव नंबर वैल्यू रहता है उसका। एंड टी डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज डेल्टा एस इज नेगेटिव। सिंपल, मैंने अभी आपको बताया था। यस When delta H is equal to T delta S, delta G क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बेटा। When delta H is equal to T delta S, delta G क्या हो जाएगा? 0. When delta G is equal to 0, we say that the process is in equilibrium. Equilibrium word सुना है बेटा? Yes. Equilibrium is that condition where the process is happening, but अपने को लगता है कि प्रोसेस रुक गया है। क्यों? फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये दोनों सेम हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ा होगा 9th-10th में कभी तो बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। नहीं?
9th 10th में नहीं पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में? फॉरवर्ड Yes. रेट ऑफ रिएक्शन, Yes. बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन. Irreversible, reversible पढ़ा। वेरी गुड, वेरी गुड. इरिवर्सिबल रिवर्सिबल पढ़ा होगा ना बेटा 9th 10th में? Yes. तो 10th में था। 10th में था, तो 10th तो अभी खुद ही है. थर्ड लेसन। अरे वाह बेटा वाह, वेरी गुड. लेसन नंबर भी याद है इसको. तो जब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम हो जाता है, तब मैं उसको बोलता हूं कि मेरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है. डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये देखो, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो क्या होता है बेटा? एड्सॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बोलते हैं, उसके सरफेस पे बैठ, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बैठ जाते हैं. एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का बैठना मतलब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. Yes. 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 देखो, पहले एग्जांपल में चारकोल है, दूसरे एग्जांपल में पानी है. पहले जब उसके ऊपर गैस नहीं था तब उसके सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं था हाई एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का. पर जैसे एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होने लगता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेस. बेटा मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश बोला है. Yes. Yes. समझा तुमको? The concentration of adsorbate molecules on the adsorbent surface increases. Yes. ठीक है. This process is adsorption. धीरे धीरे बढ़ रहा है adsorption. आता आपल्याला 2 types of adsorption करायचे, physical and chemical adsorption. Important question again. ये question अच्छा है, important है. तो ये टिप्स लिख लो बेटा पहले. फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन हम दोनों को इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे. पहले ये दोनों लिख लो. लिया? Yes. 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 अच्छा, तो हम देखेंगे कि भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो बेटा, नॉर्मल गैस मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्बेट हो रहे हैं, अब उसके सरफेस पे जाकर के बैठ रहे हैं. सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट है. There is only a very weak van der Waals forces of attraction between the adsorbate molecules and the adsorbent surface. ठीक है. ऐसे टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. There is no chemical bond being formed between the adsorbate molecules and the adsorbent surface. गैस मॉलिक्यूल्स सॉलिड सब्सटेंस उसके सरफेस पे जाके सिर्फ बैठ रहे हैं क्योंकि उनके बीच में सिर्फ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन का दूसरा नाम भी है फिजिजॉर्प्शन. बेटा हम लोग ने स्कूल में संधि जोड़ो संधि तोड़ो पढ़ा था ना. सूर्य प्लस उदय सूर्योदय है ना. शाला प्लस आलय शालय. नहीं विद्या प्लस विद्या प्लस आलय. सॉरी, विद्या प्लस आलय विद्यालय. सोच प्लस आलय शौचालय है ना बेटा. Yes. अरे ऐसे ही तो था, मैंने पढ़ा था, मुझे याद है बेटा. मुझे मराठी में 83 और हिंदी में 81 मिले थे बोर्ड्स में, पता है 10th स्टैंडर्ड में. Yes. हाँ पता है. हाँ पता है, मैंने बताया था तुमको पहले लेक्चर में. बकवास मत करो. हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसे ही फिजिकल और एड्सॉर्प्शन को जब मैं जोड़ दूंगा तब इसका संधि क्या मिलेगा? फिजिजॉर्प्शन. और केमिकल और एड्सॉर्प्शन को जब मैं जोड़ दूंगा तो उसका संधि क्या मिलेगा? केमिजॉर्प्शन. अरे वाह वाह वाह, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं. ठीक है. अच्छा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिजॉर्प्शन. तो दिस फिजिजॉर्प्शन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अरे बड़ा प्लीज म्यूट ठेव ना, प्लीज म्यूट ठेव बड़ा.
काहीतरी मेसेज आलेला तर मी तुला नाही नाही सांग. नाही. ओहो हेलो, आई कैन हियर यू. या एवरीबॉडी ऑन म्यूट. भाई बड़ा बेशरम है, म्यूट नहीं डाल रहा. अरे भाई म्यूट पे डाल दे. हाँ ठीक है. Now physis option is occurring because of weak van der Waals forces of attraction. ठीक है. There is only physical attraction between the adsorbate molecules and the adsorbent surface. इसको अपन physis option या physical adsorption बोलते हैं. सर नोट्स लिखा है. मैं लिखाएगा बेटा, अभी अभी से समझ के लो. ओके. आता इथे बघा, डायहाइड्रोजन मतलब अपना H2. Yes. हम लोग जनरली हाइड्रोजन करते हैं ना. हाइड्रोजन पता किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन के एटम को वन बोलते हैं. मॉलिक्यूल. नहीं 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 बेटा, वन एटम. One atom. One One atom atom of sorry. hydrogen is called as hydrogen. But हाइड्रोजन H2 जो होता है ना, मॉलिक्यूल जो होता है, उसको डायहाइड्रोजन बोला जाता है. ठीक है. बट हम लोग क्या उसको भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं, बिकॉज हम लोग जनरली H2 के साथ ही डील करते हैं. तो बार बार उसको डायहाइड्रोजन बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं. बट एक्चुअली वो क्या होता है बेटा? डायहाइड्रोजन होता है. Dihydrogen. ओके. नाउ एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन देखो बेटा. एड्सॉर्प्शन ऑफ डायहाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम पता है ना, मेटल है. Yes. Yes. हाँ, प्लैटिनम इज वेरी कॉस्टली बेटा, कॉस्टलियर देन गोल्ड, यस. है ना. कैटलिस्ट है वो भी. Yes. हाँ, उसको कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं. इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ये भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, डोंट वरी. ठीक है. Yes. तो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर डायहाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का आकर के बैठना इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. प्लैटिनम और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उनके बीच में सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट होता है. इस प्रोसेस को हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर फिजिस ऑप्शन बोलते हैं. Actually, the use of this video and all is very helpful. You understand it more perfectly, right, beta? Yes. Yes. See, I teach you on board. I teach you through videos. I think both are comfortable. जब न्यूमेरिकल जाएगा तब हम लोग बोर्ड पे जाते हैं, और जब थियरी की बात आती है तब ऐसे समझाने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज आप चीजों को मूव करते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है. Yes. अच्छा ये देखो, there is weak van der Waals force of attraction between hydrogen and platinum. प्लैटिनम के सरफेस पे अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है उसके ऊपर बैठ जाते जाकर के. दिस इज नथिंग बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिस ऑप्शन. ये देखो, एड्सॉर्बेंट कौन है? प्लैटिनम. एड्सॉर्बेट क्या है? डायहाइड्रोजन. Dihydrogen. देखो, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही वीक force of attraction होता है. There is no chemical bond between the adsorbent and the adsorbate. Adsorbate क्या है? अपना हाइड्रोजन. adsorbent क्या है? प्लैटिनम. उनके बीच में क्या है बेटा? weak van der Waals forces of attraction. कळलं का रे बाळांनो? Yes. Yes. ते तुम्हाला कुठेही बॉन्ड दिसते का? केमिकल बॉन्ड दिसते का? नाही ना. केमिकल बॉन्ड नाही झालाय, म्हणून हा फिजिकल एड्सॉर्प्शन आहे. So we can say that physical adsorption occurs when a gas accumulates on the surface of a solid because of weak van der Waals forces of attraction. आता आपण केमिकल एड्सॉर्प्शन बघूया. Chemical adsorption or chemisorption is defined as the phenomenon that occurs when gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by chemical bonds. मैंने क्या किया बेटा? जो स्क्रीन पे था सिर्फ उसको पढ़ा. बहुत सिंपल इंग्लिश है. हम लोग ने अभी देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में there is only a very weak van der Waals force of attraction between the surface and the adsorbate molecules. Chemical adsorption में ऐसा नहीं होता है. Chemical adsorption में there is no weak force. There is a permanent chemical bond between the adsorbate and the adsorbent. इसलिए हम लोग उसको chemical adsorption या फिर chemisorption बोलते हैं. ये एक्चुअली डेफिनेशन अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो. मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन. अभी के लिए कहीं आपको लिखना तो ये लिख सकते हो. लिख लिया? Hello, sir. हाँ बेटा. नो सर, अभी स्टार्ट. Hello.
वो जो गैसेस है वो दोनों इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अलग गैसेस है और केमिकल एब्जॉर्प्शन में अलग गैसेस है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है बेटा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में ना जो गैस होती है और जो सरफेस होता है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो गैस और सरफेस होता है उनके बीच में रिएक्शन नहीं होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी हाइड्रोजन हो सकता है, बट जो सरफेस होगा वो प्लैटिनम नहीं होगा, कोई दूसरा सरफेस होगा जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा। ओके बेटा? So every time the gases differ and the surfaces differ. Absolutely, yes, and that is one of the characteristics of absorption of chemical absorption. Chemical absorption is highly selective in nature. हम आगे देखने वाले हैं differences के बीच में. Very good point बेटा. Thanks. ये लिख लिया सबने? No. Yes, sir. Yes. 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 Okay. ये देखो है ना, हाइड्रोजन और प्लैटिनम का एड्सॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं ना, तो देखो क्या होता है बेटा, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है ना, दे विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन का एटम्स। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी रिएक्टिव, बिकॉज उसने अपना बॉन्ड बना के वो ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया है, बट हाइड्रोजन का एटम इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो जब अगर मैं इस सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर दूंगा, इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाएंगे, एंड दीज हाइड्रोजन एटम्स विल मेक अ बॉन्ड विद द प्लैटिनम एटम्स ऑन द सरफेस, एक्चुअल केमिकल बॉन्ड। ठीक है, the chemical bond can be ionic or it can be covalent depending upon the nature, गैस और जो सरफेस है उसके ऊपर, उसका नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो केमिकल क्या बोलते भाई, क्या बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्चुअल केमिकल बॉन्ड है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देयर इज ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes. अब आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप नोटिस किया होगा और आपने समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को, तो आप मेरे को बताएंगे इसमें आप क्या बोल सकते हो बेटा, हाइड्रोजन और प्लैटिनम के बीच में दोनों टाइप का एड्सॉर्प्शन हुआ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी पॉसिबल है, केमिकल एड्सॉर्प्शन भी पॉसिबल है, बट टेम्परेचर कंडीशंस अलग अलग है उसमें। तो कैन यू टेल मी विथ हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम which is a spontaneous adsorption and which is a non-spontaneous adsorption? Physical Physical, spontaneous. physical, It is spontaneous, chemical is Physical not. spontaneous. Absorption Yes, is non-spontaneous. Very good beta, very good. Physical adsorption of hydrogen and platinum is spontaneous, उसमें external energy का जरूरत नहीं था, सिंपल पार्टिकल्स आए, सरफेस के अनबैलेंस फोर्सेस की तरफ उनका वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और एड्सॉर्प्शन हो गई। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन करने के लिए मुझे एक्सटर्नल हीट देना पड़ा, तो वो क्या हो गया, वो नॉन स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन हो गया। देखा बेटा, तो एड्सॉर्प्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस और इट कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, नो, मे बी? Yes. 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 तो ये डिफरेंस समझ में आया बेटा, मेन डिफरेंस, व्हाट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिर हम इन दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में घुसेंगे और इनको डीप में पढ़ेंगे अभी। Any doubts, any questions, please ask now before I go ahead with the detailed description of physisorption and chemisorption. No. No. Okay. ये देखो, it may occur simultaneously, it may not occur simultaneously. तो वो पॉइंट करने दो। इस अभी let us see characteristics of adsorption. The characteristics of adsorptions, ये पूरा हो जाने दो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं ना बेटा,
ये पॉइंट्स के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये पॉइंट्स आप लिख के ले लो सब लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिसिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अभी कैसे लगता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट, बहुत बड़ा वर्ड हो गया ये। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है? एड्सॉर्बेंट, कोई एड्सॉर्बेंट जो होते हैं ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं बेटा, अपने सिलेक्टिविटी, अपने ऊपर कौन एड्सॉर्ब करेगा उसके अंदर। मतलब अभी कुछ लोग कैसे रहते हैं ना, नहीं मैं इसी से बात करेगा, इससे बात नहीं करेगा, मैं उससे बात करेगा, मैं इससे बात नहीं करेगा, ऐसा। और कुछ लोग कैसे होते हैं मेरे जैसे, बेटा मेरे को कोई भी दे दो, मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मैं जानवरों से बात करता हूँ, मैं भूतों से बात करता हूँ, मैं इंसानों से बात करता हूँ, आई हैव नो सिलेक्टिविटी, वैसा। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं स्पेसिफिसिटी का। टेबल है, टेबल के ऊपर धूल भी जमती है, टेबल के ऊपर पानी भी गिरता है, टेबल के ऊपर दाल भी गिरती है, टेबल के ऊपर बुक भी रखते हो तुम, टेबल के ऊपर तुम खुद भी बैठते हो। वो बेचारा टेबल सब कुछ लेता, वो बोलता भाई कोई भी आ जाओ मेरे को चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कोल, चारकोल जो है वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या बोलते हैं, नियॉन गैस को एब्जॉर्ब करता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जस्ट गिविंग एन रैंडम एग्जांपल, वो क्लोरीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को क्लोरीन को एब्जॉर्ब नहीं करने का, मेरे को सिर्फ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सम एड्सॉर्बेंट विल डू एड्सॉर्प्शन ओनली विद स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट्स। उनका एक कैटेगरी होता है, उनका फिजिबिलिटी जिसके साथ होगा वो उनके साथ ही एड्सॉर्प्शन करेंगे, अदरवाइज वो कोई दूसरा एड्सॉर्बेंट उसके सरफेस पे आएगा तो उसको एड्सॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है बेटा? Yes. अभी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, अगर एड्सॉर्प्शन सब गैसेस का होता तो एयर में कोई गैस बचती क्या? No. नहीं। हाँ वैसा। दूसरा इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अभी नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एड्सॉर्प्शन के टाइम पे। जनरली अपना जो एड्सॉर्बेंट है वो गैसियस होना चाहिए, तब एड्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। बट एड्सॉर्बेंट सॉलिड भी हो सकता है, एड्सॉर्बेंट लिक्विड भी हो सकता है, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि एड्सॉर्प्शन कैसे होगा, कि कितना एक्सटेंट तक होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो तीसरा पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का मतलब ये होता है बेटा कि मेरा एक बार, मैंने कल बताया था आपको डिसॉर्प्शन के बारे में, एड्सॉर्प्शन हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया। यस। Yes. कल बताया था ना कि टेबल के ऊपर धूल जम गई, मैंने हाथ से उसको साफ कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया? डिसॉर्प्शन कर दिया। Desorption. तो एड्सॉर्प्शन हो रहा और एड्सॉर्प्शन का रिवर्स कर दिया तो डिसॉर्प्शन हो रही। तो दिस डिसॉर्प्शन, दिस रिवर्सिबल नेचर इज ओनली पॉसिबल इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ठीक है बेटा? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, अब भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसमें मैंने आपको बताया कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड डिफरेंट कंडीशंस। तो ये एंथैल्पी कंडीशंस, कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए, वो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल में क्या चाहिए और केमिकल में क्या चाहिए। दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल सी बात है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कितने लोग को ये समझा जो मैंने बोला अभी? Yes. यस, समझा। अच्छा, सीधी सी बात है भाई, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब वो प्रोसेस नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। Spontaneous है. और अगर उसको एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ रहा है या फिर कम पड़ रहा है तो वो Spontaneous है. spontaneous है। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है लेयर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेयर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो लेयर के ऊपर लेयर बन सकता है क्या? एक लेयर डस्ट का बना, दूसरा लेयर डस्ट का बना, तीसरा लेयर डस्ट का बना। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत सारे लेयर्स बन सकते हैं। गैस का एक लेयर बना, गैस का दूसरा लेयर बना ऑन चारकोल एंड प्लैटिनम, ऐसा। गैस और लिक्विड का नहीं बन सकता। क्या बेटा? गैस और लिक्विड बन सकता है ना, अगर लिक्विड एड्सॉर्बेंट है और गैसियस एड्सॉर्बेट है तो बन सकता है लेयर ना बेटा। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन, एक बार हाइड्रोजन ने प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर बॉन्ड्स बना दिया तो और पूरा सरफेस कवर हो गया,
तो दूसरा जो हाइड्रोजन आ रहा है वो थोड़ी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसको प्लैटिनम चाहिए, पर पहले वाले हाइड्रोजन ने पूरा प्लैटिनम का सरफेस कवर अप कर दिया है, तो दूसरा लेयर बन सकता है क्या बेटा? नहीं बन नहीं। सकता है, बिकॉज मुझे केमिकल बॉन्ड बनाना है, वहां पे केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए प्लैटिनम चाहिए ना, अरे प्लैटिनम ही नहीं है ना, हाँ, ऐसा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ मोनो लेयर्ड होता है, सिंगल चलो लेयर लास्ट बनता सेंटेंस है। रिपीट करो ना। लास्ट सेंटेंस रिपीट करूंगा। लास्ट सेंटेंस मैंने ये बोला था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर्ड नहीं होते हैं, मोनो लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक बार सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बन गया तो दूसरा जो एड्सॉर्बेट आ रहा है उसको भी सरफेस ही चाहिए, पर जब दूसरा वो एड्सॉर्बेट आता है उसके लिए सरफेस अवेलेबल ही नहीं है ना, बिकॉज पहले वाले एड्सॉर्बेट ने केमिकल बॉन्ड बना के उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। यस, समझा। हाँ, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन एड्सॉर्ब जब होता है तब वो आयरन ऑक्साइड बना के एड्सॉर्प्शन करता है। जब दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसको आयरन चाहिए आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए, बट उसको आयरन मिलता है क्या? नहीं, उसको आयरन ऑक्साइड का लेयर मिलता है, तो इसीलिए दूसरा लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड बन ही नहीं पाता है। Yes. यस, समझा। समझा। पक्का ना यस। यस, एवरीवन? यस, Yes. हाँ जी, ये लिख लिया जो स्क्रीन पे दिख रहा था। Yes. यस। अच्छा, चलो लेट्स गो। ओह, एक और है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्ब, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा Simple as that। हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट लिखे हैं आप सभी? डन। बहुत तेज हो रहे हो, जल्दी जल्दी लिख रहे हो है? Yes. ओके, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे लगता है सिर्फ यस बोलने के लिए बैठे। Yes. ये देख फिर नो। ये देख जबरदस्ती में बोल। Yes. Let us see these statistics in details. Specificity of adsorbent. फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ना कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होता है. There is only weak van der Waals force of attraction, and this van der Waals force is universal. मैंने तुमको याद बताया था कि मेरे बीच में और मार्कर के बीच में अट्रैक्शन है, मेरे और मोबाइल के बीच में अट्रैक्शन है. Every body attracts every other body with a weak force of attraction. Remember? यस, Yes. This weak force of attraction is nothing but your van der Waals forces of attraction. अभी मेरा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये van der Waals forces of attraction की वजह से होता है ना? तो van der Waals force तो यूनिवर्सल है, तो भाई कोई भी आओ आकर के एब्जॉर्प्शन करके जाओ, खत्म, ऐसा है. तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देयर इज नो स्पेसिफिसिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट. वो सबको अपने ऊपर बैठने देता है. वो बोलता है भाई तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा, है ना? पिंक हो, ब्लू हो, लाइट पिंक हो, ब्राउन हो, ऑरेंज, Gold. ब्लैक, गोल्ड, जो भी भाई कलर समझ में नहीं आते हैं, कलर ब्लाइंड, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, सब आ जाओ ऐसा. Yellow is red. हाँ बेटा. बट मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात करूं, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है, वो आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, बट जिसके साथ वो केमिकली फिट बैठता है उसके साथ ही बॉन्ड बनेगा. ऐसा कोई भी आकर के केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता सरफेस के ऊपर कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, अब सपोज ये आ गया, नियोन आ गया. नियोन बोलता है हे मेरे को भी केमिकली एब्जॉर्ब करने देना. वो बोलता है अबे जा, तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे को देने को, तू क्या एब्जॉर्प्शन करेगा, निकल इधर से, पहली फुर्सत में निकल, है ना बेटा? तो इसीलिए यहाँ पे नियोन केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, बट हाइड्रोजन कर पाएगा. तो यहाँ पे इन क्या बोलते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्बेंट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. तो तुम लोगों ने 2 टेबल बनाया बेटा? नो. हाँ, No, तो बनाओ. पहले में लिखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरे में लिखो केमिकल एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट पॉइंट लिखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिजॉर्प्शन, और उसमें क्या लिखोगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एज केमिजॉर्प्शन. लिख लिया? सेकंड पॉइंट. नहीं नहीं नहीं. अच्छा, No. क्यों? लिखो.
ओवर ओवर। पहला पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? शुभम बताओ बेटा सबको। हाईली स्पेसिफिक। वेरी गुड। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा लिखो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है यार, डिफरेंस एग्जाम में आती है। 10 में कौन था? वो नया तुमने मीम देखा? राशि। वो राशि बहन और उसका कुकर में चने निकाल कर कुकर चढ़ा दिया, ऐसा। डन, सेकंड पॉइंट डन। यस वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो पहला वाला तो बस उसका दूसरा नाम था। स्टिल यू कैन राइट इट। थर्ड। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। नहीं बोलोगे? सर वो पूछ रहे थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला भी डिस्कस करेंगे ना बेटा अपन। ये देखो ऐसा करने का डिफरेंस, ऐसा मस्त लिखने का। सीरियल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। पहले वाला कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? स्पेसिफिसिटी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसा तुमने लिखा वैसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ये बता। या फिर तुम लोग अभी कुछ मत लिखो, पूरा डिस्कस करने के बाद एंड में ये टेबल जब पूरा हो जाएगा इसको कॉपी कर लेना। यस काम चोर। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ये देखो बेटा। डिफरेंट गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट एक्सटेंट्स। ब्लू गैस जो है वो कम एड्सॉर्ब हो रहा है, ग्रीन थोड़ा ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है, और जो मेरा ब्राउन गैस है, इधर गया ऑरेंज सी सी ब्राउन है ऑरेंज है क्या है? ऑरेंज होल्ड ऑन Green. ब्राउन ब्राउन पूरा भाई फॉरगेट इट। येलो गैस सी कलर छोड़ दो। गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, ठीक है? तो ये जो गैस सी है वो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ठीक हो गया, ठीक है? तो ये गैसेस का अलग अलग काय को सीन हो रहा। देखो एट 288 केल्विन, जब टेम्परेचर 288 केल्विन है ना, just guys give me a second now, my laptop is acting a bit weird। ये मेरे भतीजे ने ना इस पे खेल खेल के खराब कर दिया। 288 Kelvin, 288 Kelvin is how many degrees Celsius? -273। आधा डाला है। 288 Kelvin is how many degrees Celsius बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 हाँ, इसमें से -273 करेंगे तो कितना आता है? 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब एट 15 डिग्री सेल्सियस चारकोल पे ना कितना सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है? 380 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम, ठीक है? तो 380 सीसी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड एट दैट टेम्परेचर। बट इफ यू कंपेयर इट विद मीथेन एंड हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस एब्जॉर्ब हुआ बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो सेम एड्सॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग गैस का ना एड्सॉर्प्शन जो होता है वो अलग अलग लेवल तक होता है एट सेम टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट भी बहुत मायने रखता है ऑन एड्सॉर्प्शन, कि गैस कैसा है, उसका टेंडेंसी कैसा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। सर अगर टेम्परेचर चेंज किया तो ये जो एड्सॉर्प्शन का क्या बोलते हैं वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा, बिकॉज एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सिंपल। गुड, आई लाइक द वे यू गाइस आर क्वेश्चनिंग एंड थिंकिंग। Extent of adsorption is directly proportional to critical temperature. Critical temperature I think discuss किया था हमने, if you remember. Yes. हम लोग जब पहला वाला चैप्टर कर रहे थे तब उससे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्कस किया था। ये देखो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है? 430 केल्विन। इसका कितना है? मीथेन का 190 केल्विन। और हाइड्रोजन का कितना है? 43 केल्विन।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का, इसलिए सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर। Why is this? ऐसा क्यों बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा? बिकॉज नहीं, बिकॉज लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना आसानी से मैं गैस को लिक्विफाई कर सकता हूं। आसानी से गैस को लिक्विफाई करना मतलब उसको आराम से सेटल डाउन करना, ऐसा सिंपल एज दैट। Hydrogen is very difficult to liquefy as compared to sulfur dioxide and methane. So more higher the critical temperature, better the liquefaction of gas, better is the rate of adsorption. ये रहा आपके लिए definition. Critical temperature of a gas is defined as temperature above which the gas cannot be liquefied. However, high pressure is applied. याद आ रहा है बेटा? मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया था क्रिटिकल टेम्परेचर। Yes. Yes. दो ही लोग को याद आया बस। पता है जब हम लोग ये कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, उसमें मैंने आपको सिखाया था critical temperature, required to the convert gas temperature, into liquid. the temperature required, the temperature at which the gas starts converting into liquid, or the temperature above which the gas cannot be converted into liquid. मैंने आपको दो डेफिनेशन दिया था। आधे से ज्यादा बच्चे नहीं थे क्या सरफेस केमिस्ट्री में? कोई बात नहीं, अगला लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री। स्टेट्स ऑफ सर मैटर। है डिपेंड। अरे हाँ भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर में थे कि नहीं थे? Hey. ठीक है, अगला सर अटेंड चैप्टर। करने वाला। हाँ अगला अभी अगला, lecture। अच्छा अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर ही जाने वाले, क्रिटिकल लेक्चर के ऊपर ही जाने वाले हैं, ठीक है ना? तब हम लोग डिस्कस Yes. करेंगे। चलो Okay. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, ठीक है? एंड